नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक नई कहानी के साथ आपका सभी का। ये कहानी है एक बहुत ही चर्चित और विख्यात कहानी रही है, काफ़ी दिनों तक हाईलाइट कहानी रही है। ये भारत के इतिहास की क्राइम कहानियों में से एक अनसुलझी कहानी है जो आज तक नहीं सुलझ पाई। ये उलझी हुई कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ मैं। ये कहानी है एक आरूसी तलवार की कहानी है। ये आरूसी हेमराज मर्डर केस की कहानी। ये कहानी की शुरुआत होती है नोएडा से। नोएडा में पूरी फैमिली के साथ आरूषी तलवार भी अपने माता पिता के साथ रहती है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है कि किस तरह से उसकी हत्या हो जाती है। हम आपको इस कहानी के बारे में पूरी कहानी सुनाने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है आरूषी हेमराज मर्डर केस की। आरूषी हेमराज मर्डर केस के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये एक भारत की सबसे अनसुलझी कहानियों में से एक कहानी है, आरूषी हेमराज मर्डर केस की। शुरुआत करते हैं कहानी की। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसकी जितनी बार भी जांच की गई उतनी बार ही नई कहानी सामने आती रही। सीबीआई की 2 टीमें, पुलिस के सभी एजेंसियां इसकी जांच कर चुकी है। हर बार नए नए खुलासे होते रहे। इस तरह की उलझी हुई कहानी है। कहानी को हम शुरुआत से बताते हैं। कहानी एक डॉक्टर दंपत्ति के परिवार की है। एक डॉक्टर होते हैं राजेश तलवार, और एक उनकी पत्नी होती है, वो भी डॉक्टर होती है। डॉक्टर की पत्नी का नाम होता है नुपुर तलवार। ये सेक्टर 25 में नोएडा में रहते हैं और वहाँ ही हेमराज आरूषी की हत्या कांड घटित हुआ है। तलवार दंपत्ति का एक निजी क्लिनिक था जो डेंटिस्ट क्लिनिक था, और इसके साथ साथ ही वे अपनी सेवाएं फोर्टिस हॉस्पिटल में भी दिया करते थे। कहानी की शुरुआत करते हैं हम 15 मई से। 15 मई का दिन था। सुबह से 6 बजे हुए थे। 6 बजे आरूषी उठ करके स्कूल के लिए तैयार होती है, और हेमराज जो उनका नौकर होता है वो उसके लिए खाने नाश्ता, स्कूल का लंच तैयार करता है। और नुपुर तलवार होती है जो आरूषी की हेल्प करती है स्कूल जाने में, तैयार होने में। आरूषी के स्कूल जाने के बाद उसके माता पिता भी अपने निजी काम के लिए अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उसके बाद उनका आमना सामना शाम को ही हुआ। रात के 10 बजे सभी परिवारजनों ने मिल करके खाना खाया, और सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर के बाद उनके माता पिता आरूषी के कमरे में गए। आरूषी के कमरे में जाकर के उन्होंने एक सरप्राइज गिफ्ट जो आरूषी के लिए लेके आए थे वो गिफ्ट उनको दिया। वो गिफ्ट था एक डिजिटल कैमरा। उस डिजिटल कैमरे से आरूषी ने अपनी माता पिता की कई तस्वीर लगातार निकाली, और उसके बाद वो उसको देख करके वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद जो राजेश तलवार होते हैं उनको कोई काम करना होता है लैपटॉप पे, और वो नुपुर तलवार से बोलते हैं कि आप आरूषी के कमरे में जा करके नेटवर्क राउटर ऑन करने के लिए बोला। और उसकी मम्मी जो होती है आरूषी की, वो जाती है उसके कमरे में और नेटवर्क राउटर को ऑन कर देती है। जब वो कमरे में जाती है तो आरूषी एक नोवेल पढ़ रही होती है, लेकिन वो उससे कुछ कहती नहीं है। वो आउटर ऑन करके अपने कमरे में वापस आ जाती है। उसके बाद ये सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन पुलिस विभाग की जांच के दौरान ये पता लगा कि आरूषी ने 10:45 पे आखिरी फोटो अपने कैमरे से ली थी, और रात को 1 बजे तक उन्होंने, जो नुपुर तलवार के पति होते हैं राजेश तलवार, उन्होंने अपने लैपटॉप से रात 12 बजे तक काम किया। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। इस परिवार में एक शख्स और होता है जो उनके घर के नौकर होता है। उसका नाम होता है हेमराज। हेमराज का कमरा एक इस तरह से बना हुआ था जो उसको बाहर से खोल कर के भी घर में अंदर तक प्रवेश किया जा सकता था। मेन गेट को खोलने की जरूरत नहीं थी। वो भी अपने कमरे में जाके सो गया। सुबह होती है। सुबह होने के बाद जो उनके घर में साफ सफाई करने वाली एक लेडीज होती है वो आती है, और लगातार वो घंटी बजाती है घर की आकर के। जब घंटी बजाती है तो पहली घंटी में उसका दरवाज़ा खुल जाया करता था, लेकिन उस दिन उसने बताया कि मैं लगातार घंटी बार बार प्रेस की और वो दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद नुपुर तलवार ऊपर से बालकोनी में से झांकती है और कहती है कि हेमराज कहाँ गया है, हेमराज ने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। तो वो कहती है कि शायद वो दूध लाने गया होगा और इस वजह से उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो वो बोलती है, मालकिन आप ऊपर से चाबी फेंक दीजिए और मैं बाहर से दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती हूँ और काम निपटा कर मैं चली जाती। तो वो कहती है कुछ देर आप इंतजार कर लीजिए, हेमराज अभी आने वाला होगा। लेकिन हेमराज काफ़ी नहीं आता है, तो वो फिर कहती है कि मुझे कहीं और भी काम करने के लिए जाना होता है, इसलिए आप चाबी फेंक दीजिए। और जब वो चाबी ऊपर से ही फेंक देती है बालकोनी से, और वो दरवाज़ा खोलकर अपने काम में जुट जाती है। थोड़ी देर में घर के मुखिया राजेश तलवार भी जाग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और वो भी बाहर आ जाते हैं। राजेश तलवार की नज़र अचानक
उनके घर के बीचों बीच एक टेबल होती है, उस पर पड़ती है, जिस पे एक विस्की की बोतल पड़ी हुई होती है। उस बोतल पे खून के दाग लगे हुए होते हैं। उसको देख के वो निपुण से पूछता है कि ये बोतल कहाँ से आई, और वो भी उसको देख के चौंक जाती है कि हमारे घर में तो इसका कोई सेवन करता नहीं, लेकिन ये बोतल आई कहाँ से। तभी वो कहती है कि आरुषि के कमरे में जाके आप चेक करिए। जब राजेश तलवार आरुषि के कमरे में जाते हैं तो वो सन्न रह जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। तभी निपुण भी वहां पहुंच जाती है। उस कमरे की हालत देख के दोनों सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वहां आरुषि की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई होती है। उसको देखते हैं, दोनों तेज तेज रोने लगते हैं। तभी वो जो उनके काम करने वाली होती है वो औरत भी आ जाती है, और वो देखती है और वो भी चौंक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उनकी हेल्प करने की, उनका ढाढ़स बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत तेज तेज रोने लगते हैं। तो वो घर से बाहर जाती है, जोर से चिल्लाती है, और घर के बाहर जाने के बाद में अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा करके और लेके आती है। जब घर में आती है तो राजेश तलवार रो रहे होते हैं, और निपुण तलवार भी कहती है कि देखिए हेमराज ने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया, और वो हेमराज को कातिल ठहराने लगते हैं। थोड़ी देर में ये बातें पूरी कॉलोनी में फैल जाती है। उसके बाद गार्ड को भी पता लग जाती है, तो कोई पुलिस को फोन कर देता है। इतनी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद देखती है कि घर में 20-25 लोग जमा हैं, सभी उनका ढाढ़स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि क्राइम सीन आने जाने वालों की वजह से क्राइम की जो जगह थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी। लेकिन पुलिस आके देखती है तो हेमराज गायब है, अभी तक आया नहीं है। और राजेश तलवार के कमरे में 5-6 लोग और उनके घर ग्राउंड फ्लोर में कम से कम 20-25 लोग खड़े होते हैं, जो आड़ोसी पड़ोसी होते हैं। पुलिस देखती कि आरुषि के कमरे में अभी कोई नहीं गया है। पुलिस को पता लगता है कि उसके नौकर हेमराज ने ही उनकी हत्या की है, क्योंकि बार बार वो निपुण तलवार और राजेश तलवार कहते हैं कि हमारे नौकर जो गायब है उसी ने हमारी लड़की को मारा है। इस बात पे पुलिस भी थोड़ा विश्वास कर लेती है, क्योंकि पुलिस सोचती है कि ये दोनों अपने कमरे में सो रहे थे दरवाज़ा बंद करके, और पहले उसने शराब पी और फिर शायद उस लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और वो उसमें नाकाम होता देख अपनी कुकरी के सहारे उसने उसकी गर्दन पर इस तरह के वार किए हैं। पुलिस इसी थ्योरी को मानते हुए उस पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित कर देती है, और आनंद फानन में पुलिस की एक टीम हेमराज के गांव, हेमराज एक नेपाली था, नेपाल का रहने वाला था, तो नेपाल के लिए रवाना हो जाती है। पुलिस की एक टीम आरुषि को शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और शाम दोपहर में करीब 1 बजे आरुषि का पोस्टमार्टम हो जाता है। उसकी बॉडी वापस घर की तरफ आ जाती है, और उसके परिवार के लोग आरुषि का जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर देना चाहती है। पुलिस ने ये आरोप लगाया, और जब पुलिस ने कोर्ट ने पूछा कि आपने इस तरह क्यों किया, तो उसको कहता है कि बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आत्मसंस्कार कर देना चाहिए। पुलिस की टीम आरुषि की घर फिर पहुंचती है, पूरे घर की दोबारा से जांच करती है। उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, विस्की की बोतल से भी फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। घर में कई जगह खून के धब्बे लगे हुए थे, उन धब्बों को भी उन्होंने कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद पुलिस की नज़र एक सीढ़ी पे पड़ती है जो छत के ऊपर जाती है, और उस सीढ़ियों पे भी खून पड़ा हुआ था। लेकिन जब सीढ़ियों पे जाके देखती है तो ऊपर वो ताला लगा हुआ होता है। तो पुलिस वाले राजेश तलवार से उस ताले की चाबी मांगते हैं, तो राजेश तलवार बिगर कुछ बोले अपने कमरे में आके बैठ जाते हैं और अपनी व्यवस्था जाहिर करने की कोशिश करते। तभी पुलिस के एक कर्मचारी ने आकर वहाँ पे कहा कि उस ऊपर जाने वाले ताले की चाबी चाहिए, हमें ऊपर चेक करना है। तो राजेश तलवार जो है उसका रवैया कुछ बदल सा जाता है, और वो पुलिस वालों पर ही भड़क जाता है। वो कहता है कि आप इस घर में ही जांच करते रहिए, और जब तक जो हत्यारा है वो पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा, आप उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद पुलिस हेमराज की तलाश में जुट जाती है, लेकिन दूसरे दिन ही आरुषि की अस्थियां बहाने राजेश तलवार और निपुण तलवार हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। 17 मई की बात है। 17 मई के दिन भी पुलिस वालों का आना जाना उनके घर लगातार बना रहता है। तभी वहाँ एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आते हैं जो आरुषि की जानकार होते हैं। उसके बाद वो घर को अच्छी तरह निहारते हैं, देखते हैं। उसके बाद ऊपर की ताले की चाबी मांगी जाती है, लेकिन चाबी नहीं मिलने के कारण उस ताले को तोड़ दिया जाता है। ताले को तोड़ने के बाद ऊपर जाया जाता है, लेकिन जा कर के देखते हैं तो सभी
अचंभे और भौचक्के रह जाते हैं, सबकी हवाइयाँ उड़ जाती, क्योंकि वो देखते हैं कि ऊपर एक लाश पड़ी हुई। पुलिस उन घर वालों से पूछती है कि ये लाश किसकी है, लेकिन उसके घर वाले सभी जो कहते हैं कि हम नहीं जानते ये लाश किसकी है। उसके बाद राजेश तलवार को फ़ोन किया जाता है, हरिद्वार से जल्दी सी वापस आने के लिए कहा जाता है। जब राजेश तलवार भी आता है तो वो भी इस बात का कंफर्म नहीं करता कि ये लाश हेमराज की है। जब हेमराज के दोस्तों को बुलाया जाता है, हेमराज के दोस्तों ने ये पहचान कर दी जाती है कि ये जो लाश है ये हेमराज की है। उसके बाद पुलिस के सामने एक चुनौती थी, जिसको अब तक वो कातिल मान रही थी, उसी की लाश खून में लथपथ मिलती है, उसी तरह के निशान उसकी भी बॉडी पे मिलते हैं जिस तरह के आरुषि की बॉडी पे मिलती है। पुलिस की एक टीम उसके माता पिता को भी इसका दोषी मानती है, खूनी मानती है, वो उसकी जांच करती है। और पुलिस की एक दूसरी टीम दूसरी थ्योरी पे काम करती है। जब घर वालों से पता लगता है कि हेमराज का एक दोस्त विष्णु शर्मा, जो पहले निपुर परिवार में नौकरी करता था, नौकर का काम करता था, उसकी छुट्टी करके उसकी जगह हेमराज को रख लिया था। हो सकता है कि इसी वजह से वो नूपुर फैमिली से बदला लेना चाहता हो, तलवार फैमिली से बदला लेना चाहता हो, और उसने ही अपनी नौकरी जाने की वजह से हेमराज और आरुषि का कत्ल कर दिया। और पुलिस उसको, विष्णु शर्मा को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो बार बार ये कहता है कि मैं तो उस दिन था ही नहीं, मैं तो अपने नेपाल में था। पुलिस जब इसकी जांच करती है तो ये बात पक्की हो जाती है कि विष्णु शर्मा भी अपने गांव में नेपाल में ही मौजूद था जिस दिन उसकी हत्या हुई आरुषि। अब पुलिस को एक नए कातिल की तलाश थी, क्योंकि जब पहले जिनको कातिल मान रही थी उनमें से एक की लाश मिल जाती है और दूसरा कि कंफर्म हो जाता है कि वो नेपाल में अपने घर पे मौजूद था। अब पुलिस इस कहानी में उलझी है। उसके बाद पुलिस 23 मई को उसके माता पिता को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाती है। पूछताछ के बाद पुलिस एक नए निर्णय पे पहुंचती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि उनका मर्डर राजेश तलवार ने ही किया है। पुलिस के अनुसार राजेश तलवार का एक अफेयर था, उसके बारे में आरुषि को पता लग जाता है और आरुषि घर से अपने पापा से बहुत सख्त नाराज रहती है। इसी नाराजगी के चलते हुए हेमराज से सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ गई। जब रात को उसकी आंख खुलती है राजेश तलवार की, वो देखता है कि वो दोनों कमरे में इस तरह की कंडीशन में है, तो गुस्से में आकर के वो उनकी हत्या कर देता है। इस तरह की थ्योरी से पुलिस के बयान पे लोगों ने उंगलियां उठाई और इस बात का बहुत गहमागहमी हो गई। मीडिया में ये बात लगातार उठने के कारण पुलिस पे दबाव हुआ। उसके बाद ये सारी मर्डर मिस्ट्री को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने, सीबीआई ने जैसे ही इस केस को अपने हाथ में लिया, उस केस की थ्योरी बदल गई। पुलिस को, सीबीआई को एक अहम जानकारी मिली कि इनके क्लिनिक पे काम करने वाले कृष्णा नाम का एक लड़का है, जिससे कोई गलती के ऊपर राजेश तलवार उसको बहुत ज़्यादा डांट देते हैं। और इसी बात को लेकर वो एक दिन कहता है कि मैं राजेश तलवार को बहुत जल्दी सबक सिखाऊंगा। ये बात राजेश तलवार के डॉक्टर और ड्राइवर ने सुनी और ये सीबीआई वालों को बता दी। उसके बाद कृष्णा को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी ब्रेन मैपिंग जांच और कई तरह की जांच डॉक्टरों द्वारा करवाई जाती है, जिसमें वो अपने एक दोस्त का नाम लेता है राजकुमार। उसके बाद पुलिस राजकुमार को भी अरेस्ट कर लेती है, सीबीआई अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद उसकी भी ब्रेन मैपिंग और झूठ पकड़ने वाली मशीन पे जांच की जाती है, जिससे वो एक और आदमी का नाम लेता है जो उनकी पड़ोस में ही काम करता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि सीबीआई ने ये जो तीनों गिरफ्तार किए, 3 लोग गिरफ्तार कर लिए थे, इसमें तीनों ही नेपाली मूल के लोग थे। और पुलिस ये भी, सीबीआई ये भी कहती है कि हमें आरुषि की हत्या में उसके पिता और उसकी माता के खिलाफ कोई भी अहम सबूत नहीं मिला जिससे हम उनको हत्यारा कहा जा सके या उनको हम हत्यारा घोषित करें। लेकिन सीबीआई ने उसके माता पिता को भी क्लीन चिट नहीं दी। सीबीआई के डायरेक्टर द्वारा बताया जाता है कि हत्या के प्राइम सस्पेक्ट में से एक राजकुमार के पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में के मुताबिक हत्या वाली रात यानी 15 मई को हेमराज ने राजकुमार, कृष्णा और ये मंडल को अपने कमरे पे पार्टी के लिए बुलाया था। यहाँ चारों ने बैठकर शराब पी और यहीं पे कृष्णा ने एक बार फिर राजेश तलवार द्वारा उनकी बेइज्जती के बारे में बात करने का और इसका बदला लेने की बात करता रहा। जब ये चारों आपस में बात कर रहे थे, शराब पी रहे थे, ये बातें सारी आरुषि ने सुन ली। आरुषि ने कहा कि इस बारे में वो अपने पिता से शिकायत करेंगे। इसी डर की वजह से उन्होंने आरुषि को मार दिया।
आरुषि को मारने के बाद हेमराज का भी वो मर्डर इसलिए कर देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कहता है कि मालिक मेरे को भी मार डालेंगे और ये तो सब बातें मुझे बतानी पड़ेगी। इसी के चलते वो हेमराज का भी मर्डर कर देते हैं। सीबीआई द्वारा मामले को बंद करके कोर्ट में पेश कर दिया जाता है चार्जशीट। जब गवाहों का दौर चलता है तो कृष्णा के मालिक ने कहा कि मैंने 15 तारीख की रात को कृष्णा को अपने ही घर पे देखा था और वो रात वो वहीं था और मैंने 2-3 बार उससे अपने किसी काम के लिए बुलाया था। और पुलिस के दावे की पोल खोलते हुए उनके वकील ने एक दावा पेश किया जिसमें कहा गया कि जो फिंगरप्रिंट लिए गए थे, जो बोतल पे या खून के दागों पे से या कुकरी पे से, वो किसी भी फिंगरप्रिंट पे किसी भी कृष्णा का या मंडल का या राजकुमार का किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। कत्ल वाली रात जलवायु सोसाइटी में करीब 6 गार्ड मौजूद थे और वो किसी ने भी इस बात का दावा नहीं किया कि ये लोग उनके घर गए थे या उनके घर पे इस तरह की घटना का अंजाम दे सकते हैं। सभी ने इस बात से इनकार किया और सभी ने उनके डीएनए टेस्ट किसी भी सबूत से मेल नहीं खाए। और जिनके घर में वो काम करते थे उनके सभी मालिकों ने उनके कहा कि ये सब हमारे ही घर पे मौजूद थे। इसके आधार पर इतनी बातें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। उसमें से रिहा होने वाले में से एक विजय मंडल था जिसने बताया कि सीबीआई की टीम ने उन पे मानसिक और शारीरिक बहुत प्रेशर किया जिससे वह बहुत आहत है और इस तरह की थ्योरी उन पे ज़बरदस्ती थोपने का कोशिश की। उसके बाद सीबीआई टीम को हटा दिया जाता है और एक नई सीबीआई टीम जांच के लिए नियुक्त की जाती है। नई टीम जांच की शुरुआत डॉक्टरों की टीम से करती है जिसने आरुषि का पोस्टमार्टम किया। उसके बाद डॉक्टरों से ये बात उनको पता चलती है कि किसी जानने वाले का फ़ोन डॉक्टरों की टीम के पास आया था जो पोस्टमार्टम कर रही थी और उनसे कहा गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरुषि के बलात्कार और उसमें सीमन जैसी चीज़ मिलने का खुलासा ना किया जाए। सीबीआई की टीम की जांच उसके पिता के ऊपर आकर ठहर जाती है और आरुषि के सर पे और हेमराज के सर पे जो चोट के निशान होते हैं तो सीबीआई दावा करती है इसको गोल्फ से मारा गया है। और जांच के दौरान राजेश तलवार के घर से गल्फ का पूरा सेट ही मिल जाता है और गल्फ को जब विशेषज्ञों द्वारा जांच करवाई जाती है तो उसमें पाया जाता है कि इस सभी में से एक गल्फ ऐसा था, स्टिक था, जिसको तुरंत साफ किया गया हो और उससे सबूत मिटाया गया हो। इसी आधार पे सीबीआई की टीम उसके माता पिता को और सीबीआई ने अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की। चूँकि डॉक्टर तलवार और नूपुर डॉक्टर थे, ऐसे में उस संभावना से जताई सीबीआई ने कि वो जो सर्जिकल ब्लेड से उनके गले काटे गए थे वो एक डॉक्टर या एक्सपीरियंसर ही कर सकता है। इसी के आधार पे उनको उन पे शक बताया पुलिस को, लेकिन सीबीआई को उनके खिलाफ कोई सबूत या खून के निशान या सैंपल या बोतल में उनके हाथों की उंगलियों के निशान किसी तरह का भी मैच नहीं हुआ। न ही राजेश और न ही नपुर के सैंपल किसी से क्राइम सीन पे फिंगरप्रिंट पे मैच नहीं कर। सीबीआई के द्वारा एक थ्योरी सुनाई गई जिसमें रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो बाहर से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ का पीछा करते हुए राजेश तलवार हेमराज के कमरे में जाते हैं। वहाँ देखते हैं तो हेमराज उनको नहीं मिलता, लेकिन जब वो गौर से सुनता है तो हेमराज की आवाज़ जो थी वो आरुषि के कमरे से आ रही है। हेमराज की जब और आरुषि की दोनों की आवाज़ सुनता है तो वो उनके कमरे में झांक के देखता है। वहाँ देखता है कि आरुषि और हेमराज दोनों सेक्सुअल पोजीशन में थे। इसी बात से वो गुस्सा आ जाता है और वहाँ रखे गोल्फ स्टिक से वो हेमराज के ऊपर वार करता है। हेमराज एक ही बार में लड़खड़ा जाता है और वो बेड से नीचे गिर जाता है। तभी वो लगातार दूसरा बार करता है और दूसरे बार में वो स्टिक की जो चोट थी वो आरुषि के सिर पे लगती है। आरुषि भी वहीं बैठ जाती है। इसी हा हुल्ले में नूपुर तलवार भी वहाँ पहुँच जाती है। नूपुर तलवार कमरे में जैसे ही आई और वो देखती है कि और दोनों को देख के पता लग जाता है कि ये दोनों मर गए, क्योंकि पेशे से डॉक्टर थे दोनों। और जब दोनों मर जाते हैं तो नूपुर तलवार ने अपने पति का ही साथ देने के लिए सोचा और उसके बाद दोनों एक चद्दर में हेमराज के शव को लपेटते हैं और छत के ऊपर उसको ले जाते हैं। छत पे ले जाने के बाद सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट देते हैं और लॉक करके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद कमरे की सारी खून के दाग मिटाए जाते हैं, साफ सफाई की जाती है
और उसके संवेदनशील अंग को ढंग से साफ किया जाता है, जिससे उसमें सीमेंस के ना होने का पता लगे हेमराज के। उसके बाद में सर्जिकल ब्लेड से राजेश ने आरुषि का भी गला काट दिया। सीबीआई के सामने सीबीआई ने ये थ्योरी पेश की कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट में लंबा केस चलता है। केस चलने के बाद में आरुषि मर्डर केस में जो सस्पेक्ट थे उसके माता पिता सीबीआई द्वारा लेकिन उनके पुख्ता सबूत न होने के कारण सीबीआई ने दोनों को बरी कर दिया। उसके बाद नूपुर तलवार ने मीडिया के सामने कई बार कहा कि मैं अपनी बेटी की हत्या कैसे कर सकता हूँ। एक माँ बाप जो इसको पालते हैं, पैदा करते हैं, वो अपनी बेटी की हत्या कैसे कर सकती। इस तरह का मामला चलता रहा। ये कहानी आज तक भी नहीं सुलझ पाई है। इस मर्डर केस में किसी को सजा नहीं हुई, कोई गिरफ्तार हुए लेकिन सबूतों के अभाव में छूटते रहे। ये कहानी आज तक भी नहीं सुलझ पाई है। हिंदुस्तान की सबसे अनसुलझी कहानियों में से एक कहानी है आरुषि हेमराज मर्डर केस। 2 मर्डर, 14 साल तक जांच चलती रही और सीबीआई के हाथ खाली रहे। इस तरह की ये अनसुलझी कहानी है हेमराज और आरुषि मर्डर। और राजेश तलवार और नूपुर तलवार दोनों कोर्ट ने सबूतों के अभाव में रिहा कर दिए, और जो नौकर गिरफ्तार किए गए थे तीनों, उनको भी सबूतों के अभाव में गिरफ्तार कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया कोर्ट द्वारा। और आज तक ये अनसुलझी कहानी अनसुलझी ही रह गई, आज तक नहीं सुलझ पाई है आरुषि हेमराज हत्याकांड। ये 2008 में ये केस चला था, 2019 तक लगातार चलता रहा। इसमें सीबीआई की कई टीमें जांच करती रही और पुलिस की भी कई चीज़ों ने डाल किया। फॉरेंसिक टीम, सीबीआई टीम की भी 2-2 सीबीआई टीमों ने जांच की। उसके बाद भी आज तक इस मर्डर का असली गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं जा पाया। इसलिए हिंदुस्तान की सबसे अनसुलझी कहानियों में से एक कहानी थी आरुषि और हेमराज मर्डर केस। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसके बारे में बताएं। इसमें कुछ कमियां हैं तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह की कहानी हम आपको फिर कल लेके मिलेंगे। एक नई कहानी के साथ मिलेंगे रात ठीक 8 बजे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।